नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं भूगोल के छात्रों के लिए भू राजनीति में सीमा एवं सीमांत विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग भू राजनीति में सीमा एवं सीमांत विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। सीमा एवं सीमांत किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। यह भू राजनीतिक व्याख्यान एवं प्रभावों का भी आधार है। सीमा एवं सीमांत को सामान्यतया समान अर्थ में लिया जाता है, लेकिन भू राजनीति के अंतर्गत दोनों में पर्याप्त अंतर माना गया है। हम इस पोस्ट में भू राजनीति में सीमा एवं सीमांत के अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। सीमा एवं सीमांत में अंतर स्थापित करने का कार्य सर्वप्रथम रेटजेल द्वारा किया गया था। रेटजेल ने भू राजनीति में राज्य की जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार राज्य को जीव की तरह विकास करनी चाहिए, अन्यथा राज्य समाप्त हो जाता है। रेटजेल ने इसी संदर्भ में ऐतिहासिक राज्यों को क्षेत्र विस्तार करने के लिए प्रेरित किया और इसी संदर्भ में सीमा एवं सीमांत की अवधारणा प्रस्तुत हुई। समझने की बात यहाँ ये है कि भू राजनीति में सीमा एवं सीमांत की जब हम लोग बात करते हैं तो इस अवधारणा को सबसे पहले रेटजेल महोदय ने जो है सो इस अवधारणा पर विचार प्रस्तुत किया था और इनके अनुसार जो है सो इनका कहना था कि कोई भी राज्य जो है वो ठीक जो है सो जैविक, जैसे कोई जीव होता है ठीक उसी तरह से जो है सो जैविक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ठीक इसी तरह से जो है सो किसी राज्य का उत्पत्ति होता है जैविक उत्पत्ति की तरह, और एक जीव की तरह जैसे हम उसके जीवन में उसके जीवन की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या अन्य बातों के लिए जीवन की जो और मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको पूर्ति करने के लिए जिस तरह से एक जीवन के लिए, एक जीव के लिए जितनी बातें ज़रूरी है ठीक उसी तरह से एक राज्य जो है उसको भी उन्हीं सारी बातों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम एक जीव की तरह, जो एक जीव जीवित रहने के लिए जो प्रयास करता है, प्रकृति के साथ संघर्ष करता है, जिस तरह से अगर वैसा कोई राज्य अगर उस तरह से नहीं करेगा तो एक दिन वो जो है सो समाप्त हो जाएगा। ये रेटजेल महोदय का कहना था और इसी कारण से जो है सो यही विचार जो था आगे चल करके सीमा एवं सीमांत की अवधारणा जो है भू राजनीति में उसका रूप लिया। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब जो सीमा एवं सीमांत जो अवधारणा है इसमें जो दो शब्द आए सीमा और सीमांत, तो दोनों का सीमा का क्या भाव है, क्या अर्थ होता है, और सीमांत का क्या भाव और क्या अर्थ होता है, हम उसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम सीमा क्या है इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। सीमा आधुनिक सार्वभौम संप्रभु स्वतंत्र राज्य की विशेषता है। यह किसी भी आधुनिक राज्य की अधिकार क्षेत्र को सीमांकित करती है। आधुनिक राज्य स्वयं में परिभाषा एवं विधिक होते हैं। इनमें परिभाषित नागरिक होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कहना ये मैंने कि है कि सीमा जो है वो कोई भी अगर राष्ट्र है, प्रदेश है, उसकी स्वतंत्र राज्य की मूलभूत विशेषता है। और किसी भी राज्य का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो राज्य कितने अधिकार क्षेत्र में, कितने भूभाग पर उस राज्य का अधिकार है, ये जो कितना शब्द आता है, कितना, यही जो है सीमा होता है। इसी को हम लोग सीमा कहते हैं। आधुनिक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अधिकारों एवं आवश्यकताओं को प्रदान करना है, लेकिन इसके साथ ही राज्य नागरिकों से भी यह अपेक्षा करता है कि राष्ट्र हित में कर्तव्य का निर्वहन करे और इसके लिए राज्य की सीमाएं एवं
अधिकारिता के क्षेत्र भी परिभाषित होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में जब दो संप्रभु सार्वभौम राज्यों के मध्य आपसी समझौते से अधिकार क्षेत्र को ज्यामितीय आधार पर सीमांकित किया जाता है, ऐसी सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब दो राज्यों के बीच आपसी सहमति से ज्यामितीय प्रणाली से जब सीमा का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा मैकमोहन लाइन किसको कहते हैं, हमारा जो है सो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सो बाउंड्री का जो निर्धारण हुआ, या चाइना के साथ जो हमारा विवाद अभी चल रहा है, वो जिस नीति के तहत वो सीमा का जो निर्धारण हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, तो वो जो सीमा का जो हम निर्धारण करते हैं और उसको दोनों राज्य आपसी सहमति से जब उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो जो सीमा ज्यामितीय प्रणाली से जो हम वो लाइन खींचते हैं, वो एक सीमा रेखा तय करते हैं, उस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यदि परिभाषित हैं और आपसी समझौते से निर्धारित की गई हैं, तो ऐसी सीमाएं शांत होंगी एवं तनाव रहित होंगी। लेकिन सीमा निर्धारण में यदि नियमों का उपयोग नहीं किया जाता है या दबाव से निर्धारित की जाती है, तब तनाव की संभावना बनी रहती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो राष्ट्रों के बीच आपसी सहमति से सीमा का निर्धारण होता है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमेशा शांति बनी रहती है। लेकिन यदि दो राष्ट्रों के बीच किसी दबाव देकर या तनावपूर्ण वातावरण में या किसी तीसरे पक्ष के लिए या किसी प्रलोभन लोभ बस हम किसी सीमा का निर्धारण करते हैं, तो वो सीमा हमेशा जो है वहाँ पर तनाव बना रहता है। जैसे कि हम भारत और पाकिस्तान की बात करें, भारत और पाकिस्तान की सीमा, या अभी जो चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है, वहाँ पर देखिए किस तरह का जो है सो तनाव बना हुआ है। तो ये जो है, ये चूँकि पूर्ण रूपेण दोनों देश ने आपसी सहमति, हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से सीमा का निर्धारण कर दिया गया था, तत्पश्चात 1962 की लड़ाई में चाइना ने जो है सो हमारे बहुत सारे भूक्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। उसके पश्चात भी भारत की तरफ से जो है सो वहाँ पर किसी भी तरह की तनाव वाली स्थिति पैदा नहीं की गई, लेकिन चाइना की जो है जो हवस है सीमा विस्तार की, वो जो है सो उसी का परिणाम आज है कि आप देखते हैं कि वहाँ पर हमेशा तनाव बना रहता है। और चूँकि और फिर वो तनाव जो कम हो रहा है, तो वो आपसी बातचीत से जो बातचीत अभी सरकारी स्तर पर या सैनिक स्तर पर चल रहा है, इसके कारण जो है सो अब वहाँ पे शांति स्थापित होने की संभावना बनती दिख रही है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है सो हमने अभी जो देखा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बातें होती हैं, तो सीमा क्या होती है, सीमा का निर्धारण कैसे होता है, सीमा पर शांति की स्थिति या तनाव की स्थिति कैसे बनी रहती है, इन सारी बातों को हमने सीमा के अंतर्गत समझने का प्रयास किया। आइए अब हम लोग सीमांत क्या होता है इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। सीमांत सीमा से भिन्न लेकिन अंतर संबंधित अवधारणा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जो वर्तमान में वैधानिक रूप में नहीं पाया जाता, लेकिन व्यवहार में इसकी स्थिति कहीं न कहीं बनी हुई रहती है। सीमांत का क्षेत्रीय विस्तार होता है जो ऐतिहासिक राज्यों में पाई जाती है। ऐतिहासिक राज्यों के प्रभाव क्षेत्र में दूरी के साथ कमी आने के कारण ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां उस राज्य का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो जाता था। ऐसे क्षेत्र को ही सीमांत क्षेत्र या सीमांत प्रदेश कहा गया है। सीमांत क्षेत्र या सीमांत प्रदेश सामान्यतया दुर्गम प्रदेश होते हैं। इसमें मरुस्थली, वन, दलदली, पर्वतीय, पहाड़ी आदि क्षेत्र आते थे।
इसे मानव विहीन क्षेत्र कहा जाता था। ऐसे क्षेत्रों में राज्यों से निर्वासित जनसंख्या निवास करती थी या फिर सन्यासी, डाकू, अपराधी गतिविधियों में संलग्न लोग या कबीलाई समाज निवास करता था। इस तरह यह कहीं न कहीं सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप ग्रहण कर लेता था। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमांत की जब बात होती है तो सीमांत वैसे क्षेत्र को कहा जाता था जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानव के लिए अनिवासित क्षेत्र, माने ऐसा जगह जो प्राकृतिक रूप से मानव के बसाव में नहीं था लेकिन उस राज्य से संलग्न था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उस राज्य से वो क्षेत्र संलग्न था। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग जो है सो सीमांत क्षेत्र करते हैं और कालांतर में हो सकता है कि वो राज्य से वो अलग हो गया, लेकिन उस राज्य का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब हम जाते हैं तब हमको लगता है कि वो ऐतिहासिक रूप से वो क्षेत्र जो था उस राज्य से किसी न किसी रूप से संलग्न था। तो ऐसे क्षेत्र को ही हम लोग जो है सो सीमांत क्षेत्र कहते हैं। जब राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि होने से अधिक संसाधन और अधिक क्षेत्र की जरूरत होती थी तब सीमांत क्षेत्र पर राज्य का प्रसार होने लगता था। ऐसे में दोनों ओर के राज्यों का दावा प्रस्तुत होने से तनाव का क्षेत्र बन जाता था और युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी। इस स्थिति में यदि दो राज्य परस्पर समझौते के साथ सीमांत प्रदेश को परस्पर बांट लेते थे तो इस स्थिति में ही सीमा का निर्धारण किया जाता था। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब हम इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तब हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी भी राज्य की आबादी बढ़ने लगती थी तो वो बढ़ी हुई आबादी जो है सो सीमांत क्षेत्र में जा कर के बसने लगती थी, लेकिन उस क्षेत्र में जो उसका पड़ोसी राज्य होता है वो चूँकि उसका भी वो सीमांत क्षेत्र होता है, अब दोनों पड़ोसी राज्य जो है तो उस सीमांत क्षेत्र पर अपना दावा पेश करने लगते थे, जिसके कारण कि वहाँ पर जो है सो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और पुनः दोनों राज्यों के द्वारा अगर आपसी समझौते की तरह उस सीमांत क्षेत्र को बंटवारा करके या जिस भी तरह से हो उस समस्या का समाधान करके सीमा तय कर दी जाती थी तो ये सीमांत क्षेत्र का इस तरह से मानवीय बसाव के रूप में प्रसार होता था। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस सीमांत की बात करें तो अभी वर्तमान में आप भारत और नेपाल के बीच में जो कुछ काला पानी लिपुलेख को लेकर के जो समस्या चल रही है, जो नेपाल के संसद ने जो है सो अपना नक्शा पारित किया है जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र को वो अपने में दिखा रहे हैं कि ये जो है सो नेपाल का है, ये जो है सो वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र था। लेकिन जब हम कानूनी बात पे आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों से ही जो नेपाल के राजा का जो समझौता हुआ था उसमें स्पष्ट समझौता है कि वो क्षेत्र नेपाल का नहीं है, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी वो नेपाल का क्षेत्र नहीं है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो है सो नेपाल सरकार का उस तत्कालीन हम भारत सरकार कह सकते हैं जो यहाँ पर जो अंग्रेजी हुकूमत थी तो अंग्रेजी गवर्नमेंट के साथ जो समझौता है उसमें भी वो क्षेत्र जो है सो नेपाल ने स्पष्ट उसमें लिखा है कि हमारा क्षेत्र वो नहीं है। और आज के डेट में वो आज के समय में जो है सो वो चाइना के दबाव में आकर के, चूँकि वहाँ भी कम्युनिस्ट की सरकार है और वो चाइना के करीब है, तो चाइना के दबाव जबकि वहाँ की आम जनता इस बात को लेकर सड़क पे आंदोलन के लिए उतर आई कि नहीं वो भारत का क्षेत्र है। संसद में भी लोगों ने जो है सो बहुत सारे उनके सांसदों ने जो है सो इस बात का बहस के दौरान इस बात का पर दिया कि नहीं वो नेपाल का क्षेत्र नहीं है, ये गैर कानूनी चीज़ है। लेकिन फिर भी वहाँ की वामपंथी सरकार जो है सो उसने जो है सो उसको अपने देश नेपाल के नक्शे में उसको पारित किया, जिसके चलते कि आज नेपाल और भारत के बीच आप देख सकते हैं कि बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है उस नेपाल के साथ जो जिस देश के साथ हमारा जो है सो बेटी और रोटी का संबंध है। मैंने ऐसा कभी नहीं लगा कि नेपाल और भारत कोई दो देश हो, मैंने पारिवारिक संबंध होते रहे। और आज के तिथि में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का जो है सो तनाव उत्पन्न हो गया है। तो ये जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसको हम सीमांत, जो अभी हम जिस विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं सीमांत की, यही वो सीमांत है जिसके कारण कि वो तनाव की स्थिति बनी। सीमांत प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण होने से राज्यों के अधिकार क्षेत्र ज्यामितीय रेखा द्वारा सीमांकित हो जाती है
और इससे राज्यों में स्थिरता आती है। लेकिन यदि सीमांत प्रदेश में विशिष्ट संस्कृति का विकास हो गया हो तो ऐसी स्थिति में दो शक्तिशाली राज्यों के बीच विभाजित होने से असंतोष की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है और असंतोष अलगाववाद जैसी समस्या को उत्पन्न करती है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब दो राज्यों के बीच सीमांत प्रदेश में सीमा का निर्धारण राजनीतिक स्तर पर जो है सो जब हो जाता है और ज्यामितीय प्रणाली से जब हम सीमा रेखा का निर्धारण कर देते हैं तब जो है सो उस प्रदेश में जो है सो शांति की स्थिति तो आ जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीमांत प्रदेश होता है उस सीमांत प्रदेश में एक अलग संस्कृति का जब विकास हो जाता है तो उस परिस्थिति में जो है सो दोनों राज्यों के बीच, शक्तिशाली राज्यों के बीच जो है सो विभाजन होने से, जब उस प्रदेश का मान लीजिए कि सीमांकित प्रदेश का विभाजन होता है और कुछ एक राज्य में आधा मान लीजिए कि दूसरे राज्य में गया, जबकि वो सीमांत जो प्रदेश था वहाँ पर जो है वहाँ की जो संस्कृति है वो एक अलग संस्कृति है जो न इस देश से न उस देश से जो है सो मेल खाती है। ऐसी परिस्थिति में जब समान संस्कृति वाले लोगों का राज्य के रूप में जो है सो बंटवारा होता है, दो देश के रूप में अगर बंटवारा होता है तो वहाँ पर जो है सो असंतोष और अलगाववाद की समस्या उत्पन्न होती है। इस विषय वस्तु को, इस तथ्य को आप उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के संदर्भ में देख सकते हैं, जो किस तरह से वहाँ पर जो है सो इस तरह का जो है सो विवाद चल रहा है। फिर हम लोग जो है सो अगर इसको थोड़ा विस्तारित करके देखें तो हम माने पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस स्तर पर रख के देख सकते हैं कि दोनों के बीच में किस तरह की स्थिति बनी और अंत में दोनों देश जो है सो दो खंड में विभाजित हो गया, दो अलग अलग खंड में विभाजित हुआ, दो बांग्लादेश नामक एक नए देश का भी उदय हो गया। यद्यपि यदि राज्यों के मध्य आपसी संबंध तनावपूर्ण होते हैं तब विभाजित सीमांत में भी तनाव की स्थिति बनी रह जाती है। ऐसे में दोनों देशों या राज्य के मध्य बेहतर संबंध एवं समन्वय आवश्यक हो जाते हैं। सीमांत प्रदेश में यदि संस्कृति, दर्शन और व्यवस्थित राजनीतिक इकाई विकसित हो जाती है तब इसे दो शक्तिशाली राज्यों के मध्य बफर स्टेट के रूप में मान्यता दी जाती है और यदि ऐसा नहीं होता है तब विवाद की स्थिति बनी रहती है। स्पष्ट है कि सीमा और सीमांत भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं जो परस्पर भिन्न होते हुए भी अंतर संबंधित हैं। तो इस पोस्ट में आपने मानव भूगोल के मॉडल सिद्धांत नियम के अंतर्गत सीमा एवं सीमांत के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 यानी दिन रात में आप जब भी पढ़ रहे हो उस समय में आप हमको फ़ोन कर सकते हैं और इस विषय में हमसे और अधिक विस्तृत जानकारी इस पर ले सकते हैं। धन्यवाद।